हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम चैप्टर 6 का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, पार्ट 2। इसे करने से पहले पार्ट 1 ज़रूर कर लेना ताकि ये आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो कैसे अपने गुड्स को परचेज करते हैं, जैम पोर्टल से या मार्केट से। उनके प्रोसीजर पढ़े थे हमने, कंडीशंस पढ़ी थी। तो हम देख रहे थे कि जब वैल्यू ऑफ गुड्स 2.5 लाख या 2.5 लाख से ज़्यादा होती है तो उस केस में बिड्स ऑब्टेन की जाती हैं, और उन बिड्स को लेने के क्या क्या मेथड्स थे, जैसे एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी। तो इन टेंडर इंक्वायरीज में जो बीडर होता है उससे एक बिड सिक्योरिटी ली जाती है, जिसे अर्नेस्ट मनी भी कहा जाता है। ये बिड सिक्योरिटी क्यों लेते हैं? ताकि जो बीडर है वो अपनी बिड्स को वापस ना ले या उनमें कोई चेंज ना करे, इसलिए उससे एक बिड सिक्योरिटी ली जाती है। और बिड सिक्योरिटी कितनी ली जाती है? 2 to 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स। जितनी वैल्यू के गुड्स परचेज करने होते हैं उसका 2 से 5% बिड सिक्योरिटी लिया जाता है। तो इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं कि किनसे बिड सिक्योरिटी नहीं ली जाती। याद होगा आपको, मैंने बताया था जिन्हें DGS&D रजिस्टर करता है, यानी कि रजिस्टर्ड सप्लायर्स जो होते हैं उन्हें बिड सिक्योरिटी सबमिट नहीं करनी होती। ऐसे ही जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज होती हैं जिन्हें डिपार्टमेंट ऑफ MSME रजिस्टर करता है, उन्हें भी बिड सिक्योरिटी सबमिट नहीं करनी पड़ती। या फिर जो सप्लायर्स CPO सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन ने रजिस्टर किए होते हैं या मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ने खुद रजिस्टर किए होते हैं सप्लायर्स, उन्हें बिड सिक्योरिटी सबमिट नहीं करनी होती। तो आपको ये पता होना चाहिए, इस बार क्वेश्चन आया हुआ था, इम्पोर्टेंट है कि जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं जिनको डिपार्टमेंट ऑफ MSME ने रजिस्टर किया हुआ है उन्हें बिड सिक्योरिटी सबमिट नहीं करनी होती। ऐसे जो सप्लायर्स CPO पे रजिस्टर्ड हैं या मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ने रजिस्टर किए हुए हैं उन्हें भी बिड सिक्योरिटी नहीं करनी होती सबमिट। तो आपको ध्यान रखना है कि बिड सिक्योरिटी होती है जिसे अर्नेस्ट मनी भी कहा जाता है, और इसकी रेंज कितनी होती है? 2 to 5% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स टू बी परचेज्ड। अब बिड सिक्योरिटी वैलिड कितने दिनों के लिए रहती है? 45 डेज। ये भी आपको पता होना चाहिए कितना वैलिड पीरियड होता है इसका? 45 डेज बियॉन्ड फाइनल बिड वैलिडिटी पीरियड। जो बिड वैलिडिटी पीरियड के ख़त्म होने के बाद 45 दिन तक ये वैलिड रहती है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है इससे। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी क्या होती है? जो सक्सेसफुल बीडर होता है, इतने सारे बीडर्स ने अपनी बिड्स सबमिट करवाई, अब उनमें से एक बीडर होगा जो सक्सेसफुल बनेगा। अब उस सक्सेसफुल बीडर से क्या करते हैं? बिड सिक्योरिटी उसकी वापस कर देते हैं, और उससे क्या ली जाती है? परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ली जाती है। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी क्यों ली जाती है? नाम से ही पता लग रहा है, ताकि वो अच्छे से परफॉर्म करें, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी परफॉर्मेंस की अच्छी क्वालिटी हो, इसलिए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ली जाती है। और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की रेंज कितनी होती है? 5 to 10%। ये आपको याद रखना है, 5 to 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट। जितनी अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट है उसका 5 से 10% एज परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ली जाएगी, और इसकी वैलिडिटी कितनी होती है? 60 डेज। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस जैसे ही ख़त्म होती है उसके 60 डेज तक ये वैलिड रहती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारे पॉइंट्स इसके याद रखने हैं कि परफॉर्मेंस सिक्योरिटी सक्सेसफुल बीडर से ली जाती है, उसकी बिड सिक्योरिटी रिटर्न कर दी जाती है, और फिर उससे परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ली जाती है ताकि वो अच्छे से परफॉर्म करे। और कितनी इसकी रेंज होती है? 5 to 10%। और कितने पीरियड के लिए वैलिड रहती है? 60 डेज के लिए। कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें से। नेक्स्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है पॉइंट। कई बार क्या होता है, सिर्फ एक ही बीडर अपनी बिड सबमिट करता है, तो उस केस में हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। ये नहीं समझेंगे कि लैक ऑफ कंपटीशन है और इसे कैंसिल ही कर दो। क्यों? अगर वो जो बीडर है अपने प्राइसेस रीजनेबल देता है, और जो टेंडर था वो भी प्रॉपर अच्छे से एडवर्टाइज किया गया था, प्रॉपर चैनल के थ्रू जो टेंडर प्रोसेस थी वो की गई थी, तब अगर ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाइड होती हैं तब वन बिड को भी कंसीडर किया जाता है। ये नहीं समझेंगे कि कंपटीशन ही नहीं था तो इसे कैंसिल कर देते हैं, नहीं, तब उस खाली एक बिडर की बिड्स को ही कंसीडर करके उससे कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है।
नेक्स्ट इज, हमने देखा था कि लोकल परचेज कमेटी होती है। ऐसी अगर जब परचेज कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है और परचेज करनी होती है 25 लाख से अबव की, तब उस केस में क्या होता है कि जो कमेटी के मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते, कि एक मेंबर दूसरे मेंबर को जाके कुछ भी रिपोर्ट नहीं कर सकता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज एडवांस पेमेंट टू सप्लायर्स। जनरली क्या होता है कि जब कोई सर्विस पूरी हो जाती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है, उसके बाद पेमेंट की जाती है। लेकिन कुछ केसेस में एडवांस पेमेंट भी दे सकते हैं सप्लायर्स को। तो हमें देखना है किन केसेस में सप्लायर्स को एडवांस पेमेंट दी जाती है। अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि एसी या कंप्यूटर वगैरह की सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उस केस में एडवांस पेमेंट दे सकते हैं। या फिर फैब्रिकेशन के कॉन्ट्रैक्ट हैं, टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो इन टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए एडवांस पेमेंट दे सकते हैं सप्लायर को। तो आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा था क्वेश्चन ये। अब इसकी लिमिट क्या होती है कि कितना एडवांस पेमेंट दे सकते हैं। अगर जो सप्लायर है वो एक प्राइवेट फर्म है तो उसको मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 30% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट। जितनी अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट होगा उसका 30% ही प्राइवेट फर्म को एडवांस में दे सकते हैं। अगर गवर्नमेंट एजेंसी या पीएसयू है सप्लायर, तब कितना दे सकते हैं, 40%। तो आपको ये लिमिट्स याद रखनी है। अगर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है तो उस केस में कितना दे सकते हैं एडवांस पेमेंट, 6 मंथ्स का। जो 6 मंथ्स की अमाउंट होगी वो एज एडवांस दे सकते हैं। ये जो लिमिट्स हैं इन्हें चेंज भी कर सकते हैं, थोड़ा और बढ़ा सकते हैं मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट, लेकिन उन्हें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करना पड़ेगा, तब वो इस सीलिंग को चेंज कर सकते हैं। तो आपको ये लिमिट्स याद रखनी है और किन केसेस में एडवांस पेमेंट दे सकते हैं, तो ये भी याद रखना है कि मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट में, फैब्रिकेशन के कॉन्ट्रैक्ट्स में और टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स में एडवांस पेमेंट दे सकते हैं सप्लायर्स को। नेक्स्ट इज, अभी तक हमने पढ़ा कि गुड्स को कैसे परचेज करती है गवर्नमेंट। अब हमें देखना है कि सर्विसेज को कैसे प्रोक्योर करती है गवर्नमेंट, क्योंकि चैप्टर का नाम ही था प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी तक हमने जितना पढ़ा वो गुड्स के बारे में था कि गुड्स को कैसे परचेज किया जाता है। अब हमें देखना है सर्विसेज को कैसे लिया जाता है। तो स्टार्ट कर रहे हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज। तो पहले देख लेते हैं सर्विसेज होती क्या है, कितनी टाइप्स की होती हैं। तो जो सर्विसेज हैं वो 2 टाइप की होती हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिन्हें आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि 2 टाइप की सर्विसेज हैं, कंसल्टेंसी एंड नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो आप दोनों को एक बार देख लेते हैं। पहले देख रहे हैं हम कंसल्टेंसी सर्विसेज। कंसल्टेंसी सर्विसेज कौन सी होती है, नाम से ही पता लग रहा है, जिसमें कोई एक्सपर्ट एडवाइस लेनी है, उस टाइप की जो सर्विसेज होती हैं। जैसे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की, मैनेजमेंट की कंसल्टेंट्स होते हैं, फाइनेंस कंसल्टेंट्स होते हैं। तो किसी से कंसल्टेंट सर्विसेज लेनी होती हैं तो उन्हें बोलते हैं कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसमें आपको ये याद रखना है कि कोई जो रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट होता है उससे हम डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं रख सकते, ठीक है, ये ध्यान रखना पॉइंट। अब कंसल्टेंसी सर्विसेज को लिया कैसे जाता है, प्रोक्योर कैसे किया जाता है, उसका प्रोसीजर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन की जाती है। जो कंसल्टेंट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन कौन से कैपेबल हैं, पोटेंशियल कंसल्टेंट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। फिर उनकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है। मिनिमम 3 कंसल्टेंट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। उसके बाद उन्हें RFP इशू किया जाता है। RFP होता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि क्या सर्विस चाहिए, उसमें उस सर्विस का क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सब चीज़ें शॉर्ट लिस्टेड कंसल्टेंट्स को इशू की जाती हैं। फिर उनसे फाइनेंशियल एंड टेक्निकल बिड्स ली जाती हैं और जिसके थ्रू ये 2 बिड सिस्टम के थ्रू ली जाती है। यानी कि 2 बिड सिस्टम मैंने पहले बताया था, साइमल्टेनियसली दोनों बिड्स ली जाती है, फाइनेंशियल और टेक्निकल बिड्स एक साथ उनसे ली जाएंगी। तो अब हम पहले डिटेल में इनको पढ़ लेते हैं कि आइडेंटिफिकेशन होगा पहले कंसल्टेंट्स का। फिर उन कंसल्टेंट्स में से मिनिमम 3 को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
फिर जो शॉर्ट लिस्टेड कंसल्टेंट्स होंगे उनको RFP इशू किया जाएगा, यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इनविटेशन लेटर भेजा जाएगा। उनसे उनके कंसल्टेंसी प्रपोजल मांगे जाएंगे और उनको सारी टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह बताई जाएंगी। फिर उनसे क्या लिया जाएगा, उनकी फाइनेंशियल एंड टेक्निकल बिड्स। तो अब हम देख लेते हैं, पहली जो प्रोसेस है वो है आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, अगर सर्विस की वैल्यू जो हमने लेनी है वो 25 लाख तक होती है, तब क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, एक पोटेंशियल कंसल्टेंट्स की लिस्ट बनाई जाती है थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंक्वायरी। ये इंक्वायरी कैसे की जाएगी, जैसे दूसरे डिपार्टमेंट से पूछ लिया कि कैसा कंसल्टेंट है, इस तरीके से इंक्वायरी की जाती है। जो येलो पेजेस होते हैं उनको स्टडी किया जाता है, उसके थ्रू एक लिस्ट बनाई जाती है पोटेंशियल कंसल्टेंट्स की। लेकिन अगर सर्विस की वैल्यू 25 लाख से ज़्यादा होती है तो उस केस में कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, पहले तो लिस्ट ही बनाएंगे पोटेंशियल कंसल्टेंट्स की और फिर एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी उन्हें दिया जाएगा कि कौन कौन, देखा जाएगा कि कौन कौन इंटरेस्टेड हैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने में। और इसे जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो कैसे लिया जाता है, ई पब्लिशिंग करने से, जो हमने पढ़ा था CPP, इस पोर्टल पे पब्लिश किया जाता है और जो पोटेंशियल कंसल्टेंट्स हैं उनसे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में सिर्फ हम क्या करते हैं, पोटेंशियल कंसल्टेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी लिस्ट बनाते हैं। तो अब आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट था आइडेंटिफाई हो गए, उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग। शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होती है कि कैसे उनका रिस्पॉन्स आ रहा है, जो कंसल्टेंट्स हैं जिनसे कंसल्ट किया है तो उनके रिस्पॉन्स के बेसिस पे, उनकी सर्विसेज की क्वालिटी पे उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। और मिनिमम 3 शॉर्ट लिस्ट करने होते हैं, मिनिमम 3। नेक्स्ट इज शॉर्ट लिस्ट करने के बाद क्या इशू करते हैं, RFP जिसे बोलते हैं रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, इसे इशू किया जाता है। जो शॉर्ट लिस्टेड कंसल्टेंट्स होते हैं उन्हें रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भेजा जाता है। इसमें क्या होता है, एक लेटर ऑफ इनविटेशन होगा, उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस होती हैं। टर्म्स ऑफ रेफरेंस में सब कुछ दिया होता है कि क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या आउटकम्स एक्सपेक्ट की जाती है, उनसे उनके प्रपोजल मांगे जाएंगे, फाइनेंशियल और टेक्निकल बिड्स मांगी जाती हैं उनसे, ये सब किया जाता है। अब उनसे फाइनेंशियल और टेक्निकल बिड्स ले ली, अब सिलेक्शन कैसे होगा, इवेल्युएट करते हैं उन कंसल्टेंट्स का, उनके 3 मेथड्स हैं। पहला है क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन, जिसे बोलते हैं QCBS, क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन। नेक्स्ट इज लिस्ट कॉस्ट सिस्टम। नेक्स्ट इज सिंगल सोर्स सिलेक्शन, जिसे कहते हैं सिलेक्शन बाय नॉमिनेशन या नेगोशिएशन। तो हमने देखा सबसे पहले क्या हुआ, आइडेंटिफाई किया गया कंसल्टेंट्स को, उनमें से मिनिमम 3 को शॉर्टलिस्ट किया गया। शॉर्टलिस्ट करने के बाद उन्हें रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भेजा गया। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भेजा गया तो उन्होंने अपनी टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड्स सबमिट की और फिर उन्हें इवेलुएट किया जाता है उन बिड्स को। अब ये इवेलुएशन के 3 मेथड्स हैं, क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन, लिस्ट कॉस्ट सिस्टम एंड सिंगल सोर्स सिलेक्शन। तो हम पहले देखते हैं क्वालिटी कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन। क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन में क्या है, नाम से ही पता लग रहा है कि क्वालिटी को कंसीडर किया जाता है और कॉस्ट को भी। अब पहले देखते हैं क्वालिटी टेक्निकल प्रपोजल में क्या है और फिर फाइनेंशियल प्रपोजल को। इस केस में क्या होता है, क्वालिटी को ज़्यादा कंसीडर किया जाता है, क्वालिटी के ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं। अब वेटेज कैसे दी जाती है, जो क्वालिटी होती है उसको मैक्सिमम 80% दे सकते हैं, जैसे 70:30, यानी कि क्वालिटी 70 कॉस्ट 30। तो इस तरीके से एक रिलेटिव वेटेज दिया जाता है क्वालिटी और कॉस्ट को और उस बेसिस पे सिलेक्शन किया जाता है। जो क्वालिटी है उसको मैक्सिमम कितने दे सकते हैं, 80% दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। नेक्स्ट इज लिस्ट कॉस्ट सिलेक्शन, नाम से ही पता लग रहा है, जिसकी लोएस्ट फाइनेंशियल बिड्स होंगी, सबसे लोएस्ट प्राइस जो ऑफर करेगा उसे दे दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज सिंगल सोर्स सिलेक्शन, नाम से सजेस्ट कर रहे हैं ये भी
कि ये सिंगल टेंडर इंक्वायरी जैसे ही होता है, जैसे एक सिंगल कंसल्टेंट को ही कंसल्ट किया जाएगा और उसको ऑफर दे दिया जाएगा। तो हमने अभी तक देखा कंसल्टेंसी सर्विसेज क्या होती है और उनको कैसे प्रोक्योर किया जाता है। अब हमें देखना है नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज क्या होती हैं और उन्हें कैसे प्रोक्योर किया जाता है। नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज को आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज भी बोलते हैं। और होती क्या है ये, जैसे किसी व्हीकल का हायरिंग करनी है, सिक्योरिटी, इस टाइप की जो सर्विसेज होती हैं, सैटेलाइट इमेजिंग, इस टाइप की जो सर्विसेज होती हैं उन्हें नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज कहते हैं, जिनका मतलब आउटकम भी हम मेजर कर सकते हैं। वो प्रॉपर जो सर्विसेज होती हैं इन्हें नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज कहते हैं। अब इनको प्रोक्योर कैसे करते हैं, अगर सर्विस की अमाउंट 10 लाख से कम होती है तब लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी वाला मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें मिनिमम 3 बीडर्स को कंसीडर किया जाता है। और अगर वैल्यू ऑफ सर्विस 10 लाख से ज़्यादा होती है तब कौन सा मेथड लगाते हैं, एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी मेथड। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वही मेथड यहाँ पे अप्लाई होगा। तो आपको याद रखना है कि नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज अगर उनकी वैल्यू 10 लाख से कम होती है तब लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी करते हैं, अगर 10 लाख से ज़्यादा होती है तो एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी करते हैं। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इम्पोर्टेंट है, अच्छे से इसे प्रिपेयर कर लेना और MCQs भी ट्राई कर लेना ताकि आपको अच्छे से ये समझ आ जाए। थैंक यू।